स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री पार्ट से, चैप्टर का नाम है विलन। कक्षा 12 में लेसन 2 सेकंड लेसन ये हमारा चल रहा है, जिसके हम 5 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसका छठा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के सभी वीडियोस जो है चैप्टर से रिलेटेड, सभी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें से कई चैप्टर के वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम, पता, स्कूल का नाम लिखकर हमारे केमिस्ट्री ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। द्रवीय विलयन क्या होते हैं, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। द्रवीय विलयन वो विलयन है जिनमें विलायक द्रव होता है और जो विलेय है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। गैस द्रव विलयन पर हम हेनरी का नियम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गैस द्रव विलयन, गैस की द्रव में विलेयता, गैस द्रव विलयन पर हमने दाब का प्रभाव पढ़ा था, हेनरी का नियम। तो गैस द्रव विलयन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे द्रव द्रव विलयन, और फिर आएगा ठोस द्रव विलयन। तो दो विलयन हमने और डिस्कस करने हैं, एक तो द्रव द्रव विलयन और एक ठोस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन पर हेनरी का नियम पढ़ा था। द्रव द्रव विलयन और ठोस द्रव विलयन पर लगता है राउले का नियम। राउले का नियम जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज द्रव द्रव विलयन पर। द्रव द्रव विलयन को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो अब अपना टॉपिक एक बार है द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। अब द्रवीय विलयन क्या है, जिसमें विलायक द्रव होता है और जो द्रव है उसकी वाष्प बन सकती है, क्योंकि द्रव जो है उसको जब गर्म किया जाता है या खुला छोड़ा जाता है तो वो वाष्प बनता है। अतः द्रव जो होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील। अब अपने क्या किया, वाष्प दाब क्या है, पहले तो वाष्प दाब को समझे। मान लो मैंने एक पात्र में एक द्रव लिया और सपोज कि इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो इसकी वाष्प जो है, जो भी इस कण, द्रव का जो भी कण इसकी सतह पर है वो वाष्प बनकर बाहर निकलेगा। ये बाहर निकलेगा, फिर नया कण सतह पर आएगा, वो भी वाष्प बनता जाएगा और बाहर निकलता जाएगा। अभी पात्र खुला था तो ये सारी वाष्प जो है वायुमंडल में चली जाएगी। लेकिन यदि मैं इस स्थिति में पात्र बंद कर दूं, अब मैंने क्या किया, पहले पात्र खुला था तो वाष्प जो थी वो वायुमंडल में जा रही थी। अब मैंने पात्र बंद कर दिया, इस पात्र को बंद कर दिया, तो वाष्प के अणुओं के पास अपगमन के लिए सीमित स्थान हो गया, एक लिमिटेड सा प्लेस हो गया ये वाला। यही वाष्प के अणु इकट्ठे हो सकते हैं। पहले तो क्या था, वायुमंडल में जा रहे थे, असीमित स्थान था वाष्प के अणुओं के पास। लेकिन जैसे ही मैंने पात्र बंद कर दिया तो वाष्प के अणुओं के पास सीमित स्थान रह गया। तो ये वाष्प के अणु यहाँ सबसे पहले तो ऊपर इकट्ठे होंगे, फिर धीरे धीरे आते आते ये द्रव की सतह के संपर्क में आ जाएंगे। ये द्रव की सतह के संपर्क में आ गए तो जैसे ही अणु द्रव की सतह के संपर्क में आएंगे, ये वापस
द्रव में मिलने लग जाएंगे। तो जैसे ही वाष्प का एक अणु द्रव में मिलेगा, द्रव का एक अणु वाष्प में चला जाएगा। वाष्प का एक अणु द्रव में आया, द्रव का एक अणु वाष्प में चला गया, यानी सम्य अवस्था स्थापित हो गई। सम्य अवस्था स्थापित हो गई। इस तरफ से द्रव वाष्प बन रहा है, उस तरफ से वाष्प वापस द्रव बन रही है। तो पहले क्या हुआ, द्रव बदला किसमें, वाष्प में, और जब हमने पात्र बंद कर दिया तो वाष्प वापस बदलने लगी किसमें, द्रव में। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और वाष्प का वापस द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और ये स्थिति कहलाती है सम्य अवस्था, जिस पर द्रवण या संघनन और वाष्पन का वेग समान हो जाता है। संघनन को द्रवण भी बोला जाता है। ये तो वेपोराइजेशन, यह है कंडेंसेशन। तो जिस पर वाष्पन और संघनन का वेग बराबर हो जाता है, उस स्थिति को कहते हैं सम्य अवस्था। और सम्य अवस्था में क्या होता है, वाष्प के अणु बिल्कुल द्रव की सतह के ऊपर आ चुके हैं। तो जब ये द्रव की सतह के ऊपर आ चुके हैं तो ये द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। ये द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। तो जो वाष्प के अणु हैं वो द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। तो सम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला यही दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प के अणु क्या कर रहे हैं, द्रव की सतह पर दाब डाल रहे हैं। तो वाष्प के अणु द्रव की सतह पर दाब डाल रहे हैं। सम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो सम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब क्या है, सबसे पहले हमने द्रव को गर्म किया, पात्र खुला था तो द्रव से वाष्प बनी। वाष्प जो थी वो वायुमंडल में चली जाएगी, लेकिन अगर अपने इस स्थिति में पात्र बंद कर दे तो वाष्प के अणुओं के पास गमन के लिए स्थान सीमित रह जाएगा, और वो वाष्प के अणु इसी ऊपर यहीं इकट्ठे हो सकते हैं पात्र में। और धीरे धीरे क्या होगा, वो वाष्प जो होगी वो द्रव की सतह के संपर्क में आ जाएगी और वापस द्रव में बदलने लग जाएगी। तो इस स्थिति को हम साम्य अवस्था कहते हैं। जैसे ही द्रव वाष्प में बदल रहा है, वाष्प वापस द्रव में बदल रही है। और साम्य अवस्था पर वाष्प के अणु द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं, उसी दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। और वाष्प दाब को दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो ताप, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प बढ़ेगी, ताप बढ़ाएंगे तो द्रव वाष्प में बदलेगा, वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर द्रव की वाष्प बढ़ती है, यानी वाष्प की मात्रा बढ़ती है, जिससे वाष्प दाब भी बढ़ता है। दूसरा आता है पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है, एक तो वाष्पशील और एक अवाष्पशील। एक वाष्पशील और एक अवाष्पशील, वाष्पशील और अवाष्पशील। तो अब आप खुद सोचो, वाष्पशील की वाष्प बनेगी या अवाष्पशील की वाष्प बनेगी। तो वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल, वाष्पशील और अवाष्पशील। तो जो वाष्पशील होगा, वाष्पशील से ही वाष्प बन सकती है, वाष्पशील से ही वाष्प बन सकती है। तो वाष्प बनेगी तभी वाष्प दाब लगेगा। तो वाष्पशील का वाष्प दाब ज़्यादा होता है। अवाष्पशील जो होते हैं वो वाष्प दाब नहीं डालते, क्योंकि उनसे वाष्प नहीं बनती। तो ये था द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। अब हम चलते हैं द्रव द्रव विलयन पर। द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन क्या है, जिसमें विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। जो पहला घटक होता है वो विलेय होता है। तो द्रव द्रव विलयन में जो पहले लिखा जाता है वो विलेय, और जो बाद में लिखा जाता है वो
विलायक। जो पहले लिखा जाता है वो विलेय और जो बाद में लिखा जाता है वो विलायक। तो द्रव द्रव विलयन वे विलयन हैं जिनमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, और द्रव अवस्था में होते हैं तो दोनों से ही वाष्प बनेगी, अतः विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है। यानी दोनों ही घटक वाष्पशील होते हैं, दोनों से ही वाष्प बनती है। अब हम बात करें कि ये मान लो मेरे पास, थोड़ा सा सोचने की बात है, ये घटक एक था मेरे पास, घटक एक शुद्ध अवस्था में, यानी विलेय था, ये अभी विलयन नहीं बनाया मैंने, ये विलेय है, सोल्यूट है मेरे पास बिल्कुल शुद्ध अवस्था में। अब ये मैंने पात्र बंद किया हुआ है। ऐसे ही मेरे पास घटक दो है बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, अभी उसका भी विलयन तैयार नहीं किया है हमने। तो ये घटक दो है यानी विलायक है, घटक दो। ये विलायक है। और अब मैंने विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बना लिया। पात्र ये भी बंद है। अब मैंने क्या किया, दोनों को मिलाकर विलयन तैयार कर लिया। तो ये मैंने इसमें द्रव द्रव विलयन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठोस द्रव विलयन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठोस द्रव विलयन हमारा अगला टॉपिक होगा। अब हमने क्या किया, इसमें घटक एक और घटक दो दोनों मिला दिए, यानी विलायक के साथ ये विलायक था जो रेड कलर में दिखाया गया है, और ये विलेय था जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है। दोनों मिक्स कर दिए, विलेय और विलायक, और पात्र बंद कर दिया। अब क्या होगा, देखो दोनों ही वाष्पशील है, तो वाष्प ग्रीन से भी बनेगी और वाष्प रेड से भी बनेगी। वाष्प दोनों से ही बनेगी, घटक एक से भी और घटक दो से भी। तो वाष्प दाब भी दोनों डालेंगे। घटक एक का वाष्प दाब P1 से, घटक एक का वाष्प दाब P1 से, और घटक दो का वाष्प दाब P2 से लिखा जाता है। तो P1 क्या है, विलयन में घटक एक का वाष्प दाब। P2 क्या है, विलयन में घटक दो का वाष्प दाब। वाष्प दाब दोनों से बनेगी, तो वाष्प दाब भी दोनों डालेंगे। अब बात यह कि ज्यादा कौन डालेगा, ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा, ज्यादा दाब कौन डालेगा, ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था, जब दो घटकों का मिश्रण लिया जाता है तो मात्रा को मोल भिन्न से लिखा जाता है। तो P1 का वाष्प दाब जो होगा वो P1 की मात्रा के समानुपाती होगा, और P2 का जो वाष्प दाब होगा वो P2 की मात्रा के समानुपाती होगा। और मात्रा को लिखते हैं मोल भिन्न से। तो घटक एक के मोल भिन्न x1 से, घटक दो के मोल भिन्न x2 से लिखे जाएंगे। तो यानी P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2। यानी अगर घटक एक की मात्रा ज्यादा है तो घटक एक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, घटक दो की मात्रा ज्यादा है तो घटक दो का वाष्प दाब ज्यादा होगा। इन कुल मिला के विलयन में उपस्थित, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही राउले का नियम है। द्रव द्रव विलयन के लिए यही राउले का नियम है। स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन के लिए प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं। तो यहां नियतांक क्या लगेगा वो देखें। तो यहां नियतांक लगता है P1 बराबर P1 नोट x1, और यहां नियतांक लगता है P2 बराबर P2 नोट x2। अब ये P1 नोट और P2 नोट क्या है, यहां देखें इस डायग्राम पे, इसमें घटक एक ही था शुद्ध अवस्था में,
तो वाष्प तो इससे भी बनेगी, जब इसको गर्म करेंगे तो वाष्प इससे भी बनेगी, वाष्प दाब इसका भी होगा। शुद्ध अवस्था में घटक 1 का वाष्प दाब P1 नोट से या P1 जीरो से लिखा जाता है। वो जैसे भी आप बोले P1 नोट या P1 जीरो, बोलने से फर्क नहीं पड़ता, लिखना यूं ही है। क्लियर? तो P1 जीरो या P1 नोट क्या है? शुद्ध अवस्था में घटक 1 का वाष्प दाब। ऐसे ही ये घटक 2 है दूसरे पात्र में, तो यहां घटक 2 से वाष्प बनेगी, और शुद्ध अवस्था में घटक 2 का वाष्प दाब P2 नोट से लिखा जाता है या P2 जीरो से लिखा जाता है। अब आप दोनों में फर्क देखें, P1 तो है विलयन में घटक 1 का वाष्प दाब, P2 है विलयन में घटक 2 का वाष्प दाब, P1 नोट है शुद्ध अवस्था में घटक 1 का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में घटक 1 का वाष्प दाब, और P2 नोट है शुद्ध अवस्था में घटक 2 का वाष्प दाब। और शुद्ध अवस्था में जो घटकों के वाष्प दाब होते हैं वो निश्चित होते हैं, नियतांक होते हैं, इसलिए जब समानुपाती का निशान हटाया हमने तो ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब लगाए। तो अब क्लियर? P1 नोट, P1 क्या? P1 विलयन में घटक 1 का वाष्प दाब, P1 नोट क्या है? शुद्ध अवस्था में घटक 1 का वाष्प दाब। आपकी बुक में यहाँ घटक A और घटक B लिखे हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी बुक में इसको A लिखा हुआ है, इसको B लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, डेरिवेशन आपकी सेम रहेगी, बस 1 की जगह A और 2 की जगह B लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। मैं 1 और 2 लेके चल रहा हूं, तो फिर क्लियर कर लें। पहले शुद्ध अवस्था में घटक 1 था हमारे पास, शुद्ध अवस्था में घटक 2 था, दोनों को मिक्स किया, विलयन बन गया। अब विलयन बन गया तो इसमें घटक 1 से भी वाष्प बनेगी, घटक 2 से भी वाष्प बनेगी। वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा? जिसकी मोल भिन्न ज्यादा है। तो घटक 1 का वाष्प दाब घटक 1 की मोल भिन्न के, घटक 2 का वाष्प दाब घटक 2 की मोल भिन्न के समानुपाती है। यही राउले का नियम है। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब द्रव द्रव विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2। समानुपाती का निशान हटाया तो नियतांक लगाएंगे, तो नियतांक लग गया क्या? इधर P1 जीरो और इधर P2 जीरो, या P1 नोट और P2 नोट। तो ये समीकरण नंबर दे दी मैंने 1 और ये समीकरण दे दी मैंने 2। P1 बराबर P1 नोट x1, P2 बराबर P2 नोट x2, ये समीकरण 1 और 2 दे दी मैंने। अब मेरे को निकालना है P कुल, P कुल, P टोटल निकालना है मेरे को। कैसे निकालूंगा बताओ? यहां P टोटल क्या होगा? P टोटल यानी विलयन में, विलयन में कुल वाष्प दाब क्या होगा? P1 और P2 को जोड़ दूं तो P कुल बराबर P1 प्लस P2, P कुल बराबर P1 प्लस P2। P1 का मान रख दो, P1 का मान क्या था? P1 जीरो या P1 नोट x1, और P2 का मान क्या था? P2 नोट x2। तो ये मैंने P1 और P2 के मान रख दिए, तो P कुल आ गया मेरे पास P1 जीरो x1 और P2 जीरो प्लस में P2 जीरो x2, या P1 नोट x1 प्लस में P2 नोट x2। अब हमने पढ़ा था कि विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनकी मोल भिन्नों का योग 1 होता है। विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनकी मोल भिन्नों का योग 1 होता है, यानी x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। विलयन में उपस्थित घटकों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है? x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। तो x1 बराबर क्या आएगा? 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, x1 बराबर आ जाएगा 1 माइनस x2। अब चाहे आप x1 का मान रख दे चाहे x2 का मान रख दे, एक का मान आपने पुट करना है। तो मैंने x1 का मान रखा क्या? 1 माइनस x2। तो क्या बनेगा? P कुल बराबर P1 नोट, x1 का मान आ गया 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2। क्लियर? तो राउले का नियम क्या कहते हैं? द्रव द्रव विलयन के लिए प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा, यानी P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2, P1 बराबर P1 जीरो x1, P2 बराबर P2 जीरो x2। P कुल निकालना है बस आपने, P कुल दोनों को जोड़ के निकाल लोगे, एक का मान रख देना है बस, आपका उत्तर आ जाएगा। तो एक का मान रख दिया 1 माइनस x2 प्लस P2 जीरो x2। अब ब्रैकेट ओपन कर लो तो P कुल बराबर क्या बनेगा? ब्रैकेट ओपन करते ही P कुल बराबर क्या बनेगा? P कुल बराबर P1 जीरो या P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2।
P इक्वल बराबर P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2। अब इन दोनों में से x2 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से x2 कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में x2 कॉमन ले लेंगे तो P कुल क्या निकलेगा, दोनों में से x2 कॉमन ले लेना है, तो P कुल क्या बनेगा, P कुल बराबर P1 नोट प्लस x2, प्लस वाला पहले लिख लिया, प्लस x2, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, P2 नोट माइनस, माइनस वाला बाद में P1 नोट। अब आपकी बुक में यहाँ A और एक को A और दो को B लिखा हुआ है, तो वो आपकी बुक में एक और दो की बजाय A और B से आंसर निकाला हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये P कुल आ गया। तो इस प्रकार राउले के नियम से हमने द्रव द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कर लिया। ये कुल वाष्प दाब आ गया, द्रव द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब। तो ये राउले का नियम है द्रव द्रव विलयन के लिए। फिर देख लें, द्रव द्रव विलयन दोनों घटकों की वाष्प बनेगी, तो ज्यादा किसकी बनेगी, ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा, जिसके मोलबिन ज्यादा है, तो घटक एक का वाष्प दाब घटक एक की मोलबिन के, घटक दो का वाष्प दाब घटक दो की मोलबिन के समानुपाती है, यानी P1 समानुपाती x1 P2 समानुपाती x2, P1 बराबर P10 x1 P2 बराबर P20 x2। कुल वाष्प दाब क्या आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, P1 प्लस P2, P1 का मान रख दिया P10 x1, P2 का मान रख दिया P20 x2, फिर x1 की वैल्यू पुट कर देना 1 माइनस x2, ब्रैकेट ओपन कर लेना, x2 कॉमन ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा P कुल बराबर P1 नोट प्लस x2 ब्रैकेट में P20 माइनस P10। ये होता है द्रव्य विलयन के लिए, द्रव द्रव विलयन के लिए राउले का नियम। और जो विलयन इस नियम का पालन करते हैं वो विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगला टॉपिक हमारा आदर्श विलयन से रहेगा, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। उसमें मैं आपको ग्राफ कैसे बनाया गया है वो ग्राफ क्लियर कर दूंगा सारा, उस ग्राफ की क्रैमिंग नहीं करनी है आपने। वो इस समीकरण का जो पालन करेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा, और जो इस समीकरण का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। और ये समीकरण आई कैसे, राउले के नियम से। राउले का नियम यही है, ये राउले का नियम है, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है, तो उससे जो रिजल्ट निकला जो उसका पालन करेगा वो आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन क्या होता है, वे विलयन जो ताप और सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउले के नियम का पालन करते हैं, वे विलयन जो ताप और सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउले के नियम का पालन करते हैं, यानी इस समीकरण का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले आदर्श विलयन के लिए समीकरण लिखो, तो आपने ये लिखनी है। और जो इस नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन से रहेगा। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो ग्राफ हम लोग ज़्यादातर क्रैम करते हैं, रट्टा मारते हैं, ज़्यादातर उस ग्राफ का क्रैमिंग करते हैं, वो आपका जो है मैं आपको एक एक लाइन क्लियर कर दूंगा कि कैसे वो लाइन ग्राफ की बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए और भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।